हेलो बच्चों, का हाल बा हो? पढ़ाई कैसन चल रहा है? ठीक चल रहा है ना? हाँ। तो आप लोग का परीक्षा है 17 फरवरी से। और हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट वीवीआई एसएसटी में ऑब्जेक्टिव। अगर ये पढ़ लेते हैं तो 100% यहाँ से क्वेश्चन टकराएंगे। और बच्चे का बहुत सारा डिमांड था, ऑफलाइन वाले बच्चे सब बोल रहे थे कि सर ऑनलाइन में बिट्टू सर को लेकर आइए, एसएसटी के लिए बिट्टू सर को लेकर आइए। जानते हैं सर, आपका पूरा डिमांड था कि बिट्टू सर आएंगे तो मतलब वीडियो देखने को मिलेगा। कल बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था बच्चा लोग। आप कई दिन से बिट्टू सर अपने कामों में बिजी थे तो क्लास भी नहीं ले पा रहे थे। अब बच्चा सब कह रहा था कि कम से कम सर ऑफलाइन में नहीं आ रहे हैं तो ऑनलाइन में वीडियो छुड़वा दीजिए, जिससे मेरा तैयारी एसएसटी का अच्छा हो जाए। अगर बिट्टू सर पढ़ा दिए एसएसटी, समझ जाना कि ये 80 क्वेश्चन मत समझना, 80 को पढ़ा दिए ना तो 80 गुना 2 कर लो। 80 गुना 2 मतलब 160 ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आप ये पूरा सीरीज को आराम से देखिएगा, ठीक है? अगर देख लीजिएगा तो गारंटी है कि बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में यहाँ से आपका सब का सब क्वेश्चन एसएसटी से मिलेगा। धन्यवाद बच्चों। और बिट्टू सर कुछ कहेंगे? ये मेरे बिट्टू सर हैं। देखिए बच्चों, एसएसटी का हमारा सीरीज लगातार मतलब बैक टू बैक आते रहेगा। इस सीरीज को आप प्यार दिखाते रहिएगा और आगे की बात हम अपने मतलब पढ़ाई के प्रति आगे मतलब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। एक बार देखिए बोर्ड स्लाइड पे। ओके, स्टार्ट करें क्या? देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंद जी, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका इस पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो देखिए बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो इसका आंसर है कोलोन। क्या है? कोलोन, ठीक है ना। यानी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं तो कोलोन। कोलोन यहाँ होगा। व्यापारी से कोई इसका संबंध नहीं है, शासक वर्ग से कोई संबंध नहीं और फ्रांसीसी से इसका कोई संबंध नहीं है। यानी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं तो आंसर क्या होगा? कोलोन, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर बात कीजिएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन अगर देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन अगर ध्यान से अगर देखिएगा, ध्यान से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए रॉलेट एक्ट कब आया था, ठीक है ना। तो देखिए रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो इस सारे ऑप्शन में एक बार नजर दिखाइएगा, तो नजर दौड़ाइएगा तो ये आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका ये वाला स्लाइड में इसका आंसर 1919 होना चाहिए। रॉलेट एक्ट के बारे में आप अच्छा से जानते ही हैं। रॉलेट एक्ट कहने का मतलब है कि रॉलेट एक्ट मतलब एक कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय को मतलब बंद कमरा में मतलब डालकर उसके उस पर 2 वर्ष का उस पर सजा सुनाकर, ठीक है, उस पर मुकदमा चलाया जाता था, ठीक है ना। ये कौन सा? रॉलेट एक्ट, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइटहुड की उपाधि ढाली? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना। इसमें मतलब जनरल वो डायर चारों तरफ से बाग को घेर लिए और उस पर अंधाधुंधी गोली चलवाए, ठीक है ना। इसी घटना को भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे अगर बात कीजिएगा, अगला अगला आगे की ओर बात कीजिएगा, अगला स्लाइड को आगे देखिए, इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को अगर देखिएगा, ठीक है ना, तो जर्मनी के एकीकरण किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, ठीक है ना। तो जर्मनी के एकीकरण में मतलब बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण रही। गौरीबाल्डी नहीं है, काउंटर कार्प और मेजिनी नहीं है। इसका बेस्ट आंसर है जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका अधिक रही, तो आंसर किसका है? बिस्मार्क का, ठीक है ना, बिस्मार्क का। आगे की ओर बात कीजिएगा, अगला अगर आगे की प्रश्न अगर देखिएगा, अगला प्रश्न अगर आप देख रहे हैं तो देखिए क्या कहता है? आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आपको मालूम होना चाहिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद की बात कीजिएगा तो इन्होंने 1893 ईस्वी में, 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लेने भारत
भारत की तरफ से गए थे। और रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे हैं तो ये स्वामी विवेकानंद के क्या है, गुरु है। और राजा राम मोहन राय की बात कीजिएगा तो धार्मिक सुधार आंदोलन के इन्हें भारत में अग्रदूत कहे जाते हैं। ठीक, अगला का प्रश्न, आगे की ओर प्रश्न कीजिए। आगे देखिए, आगे स्लाइड, ये स्लाइड इसको एक बार देखा जाए। ये प्रश्न आपका है, ये प्रश्न है, कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में किए। ठीक है ना, तो देखिए पूर्ण स्वराज ये पूर्ण स्वराज की मांग जो किए थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में, मतलब पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। ठीक, उसके बाद इन्होंने मतलब रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराए थे और बोले थे कि 26 जनवरी 1930 को हम भारत स्वतंत्र हो जाएंगे, अर्थात स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका 1929 लाहौर अधिवेशन। आगे की बात कर रहे हैं, अगला स्लाइड को अगर देखिए, ये स्लाइड एक बार देखिए, उसके बाद होता है भारत में सूती वस्त्र का प्रथम मिल खोली गई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, बंबई होगा। ठीक है ना, आप जानते हैं कि सूती वस्त्र की राजधानी भी किसको कहते हैं, बंबई को कहते हैं। ठीक, आगे की अगर प्रश्न की बात कीजिएगा, आगे की अगर 8 नंबर प्रश्न की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 8 नंबर प्रश्न की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ठीक है ना, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय किए थे और कब किए थे, तो 1920 में किए थे। आप जानते हैं कि मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब गरम दल के नेता थे। ठीक है, घनश्याम दास बिरला का संबंध है, घनश्याम दास बिरला ये जो है हरिजन सेवक संघ के मतलब संस्थापक रह चुके हैं। आगे अगर बात कीजिएगा तो अगला स्लाइड, आगे फिर स्लाइड देखिएगा तो आपका अगला प्रश्न है, हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति ये निक्सन थे और रूजवेल्ट जो थे ये 34वें अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक, अगला प्रश्न अगर देख रहे हैं, अगला प्रश्न अगर देखिएगा तो देखिए कहता है विक्टर इमैनुअल ने किसी प्रधानमंत्री नियुक्त, एक बार अच्छा देखिए, विक्टर इमैनुअल ने किसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति किए, तो इसका आंसर है काउंटर काबू। ठीक है ना, विक्टर इमैनुअल ने किसकी प्रधानमंत्री नियुक्ति की है, तो कौन है, काउंटर काबू। ठीक है ना, अगला प्रश्न की अगर बात कर रहे हैं तो एक बार इसको देखिए, ये प्रश्न को एक बार देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ठीक है ना, इसका आंसर है गौरीवाल्डी। किसने किया, गौरीवाल्डी ने किया था। ठीक, अगला अगर प्रश्न अगर देख रहे हैं, अगला प्रश्न को देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन को अच्छा से देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है नई आर्थिक नीति कब लागू। इस ऑप्शन के यदि आधार पर अगर बोलिएगा तो ये ऑप्शन के आधार पर ये आंसर सही है, लेकिन हकीकत ये है कि नई आर्थिक नीति जो आया था 1991 ईस्वी में, इस समय मतलब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मतलब चरमरा चुकी थी, जिसके कारण वैश्वीकरण, उदारीकरण ये सब पर मतलब बल दिया जा रहा था। तो नई आर्थिक नीति कब लागू, इस ऑप्शन के अनुसार ये सही है, लेकिन हकीकत ये कब आया था, 1991 में। ठीक, अगला स्लाइड, 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 नंबर प्रश्न है कहता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का क्या नाम है, तो आंसर इसका क्या है, साइमन कमीशन। आप जानते हैं साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं, तो इसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। लेकिन यदि इसका अगर पूछेगा कि भारत में यदि इसका भारत में आगमन की अगर बात कर रहे हैं तो इसका आगमन जो हुआ था 3 फरवरी 1928 को हुआ था। ठीक है ना, और जानते हैं कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, 7, और सारे सदस्य क्या थे, अंग्रेज, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न को देखिए एक बार। अगला प्रश्न आपका है
अगला प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किए थे? तो इसमें आंसर है यंग इंडिया। और कॉमनवेल्थ की बात कीजिएगा तो कॉमनवेल्थ पत्रिका के लेखक है एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट इसके कॉमनवेल्थ पत्रिका के लेखक है। अगर बंगाली की बात कीजिएगा तो बंगाली के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यंग इंडिया। एक आगे आगे अगर बात कीजिएगा, अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ठीक है ना, छपाई की। तो इसका आंसर क्या है? बाइबिल। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बाइबिल। आप जानते हैं ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबिल। गीता की अगर बात कीजिएगा तो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र मतलब ग्रंथ क्या है? गीता। अगर कुरान की बात कीजिएगा तो इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र पुस्तक क्या है? कुरान। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बाइबिल सही होगा। आगे अगला प्रश्न को देखिए एक बार। अगला प्रश्न है कि अशोक, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? लिपि की यहां बात कर रहा है, तो लिपि आंसर क्या होगा? मतलब ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अशोक का अभिलेख अभी इस मतलब इस ऑप्शन के अनुसार, लेकिन अशोक जो है, अशोक का अभिलेख कई भाषा में मिले, लेकिन सर्वाधिक जो भाग में मिला वो ब्राह्मी भाषा था। आगे देखिए अगला स्लाइड का प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब वापस मतलब कब वापस लिया गया? ठीक है ना, कब वापस लिया गया, यानी बंगाल विभाजन को कब वापस लिया गया? लेकिन देखिए बंगाल विभाजन कब शुरू हुआ, तब आंसर क्या होगा? 1905। लेकिन वापस लिया गया बंगाल विभाजन को, आंसर क्या होगा? 1911 ईस्वी में। आप जानते हैं कि बंगाल को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को मतलब बंगाल को दो वर्गों में बांट दिया गया, एक पूर्व मतलब एक पूर्व की तरह और एक वेस्ट की तरह। ठीक है, यानी एक पूर्वी बंगाल, एक क्या था? पश्चिमी बंगाल। लेकिन इस बंगाल विभाजन को कब वापस लिया गया? तो आप जानते हैं कि 12 दिसंबर 1911 में 11 में तृतीय दिल्ली दरबार का गठन हुआ था। तृतीय दिल्ली दरबार का गठन हुआ था और इसमें मतलब बंगाल विभाजन को क्या कर लिया? वापस ले लिया। और इतिहास के दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन शुरू कब हुआ था? 1905 में। अगर बंगाल विभाजन के खिलाफ आप जानते हैं कि भारतीयों ने एक आंदोलन चलाई जिसे स्वदेशी आंदोलन, और ये भी आप जानते हैं कि 1907 ईस्वी में सूरत में फूट पड़ा था, जिसमें कांग्रेस दो वर्गों में टूट चुका था, उदारवादी और उग्रवादी। आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है रूस कब दामत्व ये देखिए दामत्व कब समाप्त किया था? तब इसका आंसर कितना है? 1861 ईस्वी। क्या है इसका? 1861 ईस्वी। आगे का प्रश्न अगर देखिएगा, आगे का यदि प्रश्न आय कहता है किसने सम्मेलन में 1 मई, यहां पर क्या लिखा है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इसका आंसर है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। इसका क्या आंसर है? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। आप जानते हैं कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की बात है, हो ची मिन की सरकार थी। हो ची मिन की सरकार जो थी ये उत्तरी वियतनाम में। कहां थी? उत्तरी वियतनाम में। ठीक है ना, उत्तरी वियतनाम में। अगला प्रश्न अगर देख रहे हैं तो ये प्रश्न है कि वार एंड पीस की किसकी रचना है? आंसर क्या है? टॉल्स्टॉय। आप जानते हैं कार्ल मार्क्स भी इसमें मतलब अच्छा है, लेकिन इस आंसर के आधार से कौन है? टॉल्स्टॉय। ठीक है ना, टॉल्स्टॉय आंसर सही है। आगे गौर से देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 22 नंबर यदि क्वेश्चन की बात कर रहे हैं,
सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में। आप जानते हैं कि एशिया जो था, एशिया की अगर बात कीजिएगा इस तरह का ये बड़ा सा एरिया, और ये वाला जो एरिया, जो बड़ा सा एरिया, ये बड़ा सा एरिया क्या कहलाता था? रूस, जिसे हम लोग किसके नाम जानते थे? सोवियत संघ। और 1951 में ये बहुत खंड में ये टूट गया था, ठीक है ना। तो यही प्रश्न है कि सोवियत संघ का मतलब संगठन का विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पटना में अजीमाबाद का नाम किसने दिया था? ठीक है ना। तो ये तो अजीमाबाद और नाम से ही है ऑप्शन में, अजीम उस शान, ठीक है ना, अजीम उस शान। अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब, ये तीनों जो है, ये सभी जो है, ये क्या है? मुगल कालीन बादशाह, ठीक है ना, मुगल कालीन बादशाह, ये सब है मुगल कालीन बादशाह, ठीक। अगर बात कीजिएगा कि अकबर का मतलब बाबर जो है ये मुगल वंश के संस्थापक थे। आगे का प्रश्न अगर देखिएगा, अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है, ये कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ठीक है ना, कि पाटलिपुत्र, क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? इस ऑप्शन को अगर सरसरी निगाह से देखा जाए तो इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया था यह उदायीन किया था। कौन किया था? उदायीन। इनका जो संबंध यदि बात कीजिएगा तो इनका संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश से। कौन वंश से? हर्यक वंश से। और उदायीन की अगर बात कीजिएगा तो ये अजात शत्रु के पुत्र थे, ठीक है ना, अजात शत्रु के क्या थे? शत्रु के क्या थे? बेटा थे। ये कौन? उदायीन। अगर बात कीजिएगा तो आप इसमें सारा जो है, ये सारा क्या है? मगध पर शासन करने वाले राजा। आगे अगर बात कीजिएगा भारत, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना की बात कीजिएगा तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करते हैं। आप जानते हैं इस प्रश्न का आंसर ये है, और ये भी आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की बात कीजिएगा तो 1934 के अधिनियम के तहत इसका गठन 1935 में किया गया था, ठीक है ना, 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। और भारत के जितने भी बैंक हैं, इस सारे बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न अगर देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न को अगर ध्यान से देखिए, ये प्रश्न को देखिए, योजना आयोग, ठीक है ना, योजना आयोग का गठन की बात कीजिएगा, इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। और यही योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। अगर इसका बात कीजिए तो संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका चर्चा नहीं है, ठीक है ना। ये कैसे? तो गैर संवैधानिक संस्था है, लेकिन सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है योजना 1 जनवरी को कौन, मतलब इसके स्थान पर कौन आ गया? मतलब योजना आयोग के स्थान पर कौन है? नीति आयोग। आगे का प्रश्न अगर देखिएगा, आगे प्रश्न देखिए, ये प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को अगर अच्छा से देखिएगा तो कहता है उत्पादन, यानी उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व। यानी ये प्रश्न कह रहा है कि अगर कोई वस्तु उत्पादन हो रहा है और उस पर कोई निजी व्यक्ति कंट्रोल करेगा तो उस अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन यदि उत्पादन के साधन पर यदि सरकार का स्वामित्व हो तो इस तरह को क्या कहेंगे? समाजवादी, ठीक है ना। और एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था, वे अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का क्या हो? मिश्रण हो, तो उसको क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत की अर्थव्यवस्था की बात कीजिएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अगला ये प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि
गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। एक बार इस तीनों चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र का निर्माण और विनिर्माण किया जाता है, ठीक है। तो गैस और बिजली का उत्पादन ये कैसे क्षेत्र है? द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में वे आते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सेवा। अगला प्रश्न की बात कीजिएगा, आगे की ओर प्रश्न अगर देखिएगा, अगला अगर प्रश्न देखिएगा कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ठीक है ना। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। हमारे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। क्यात जो है ये म्यांमार का है, ठीक है ना। अगर एक बार अगर अच्छा से अगर अपने भारत का यदि मैप को यदि आप देखिएगा, ध्यान से देखिए, इस मैप को यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो बांग्लादेश की स्थिति को आप क्या कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं इसको। ये आपका क्या है? बांग्लादेश, जिसको वर्तमान समय में पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। और ये बात कीजिएगा, ये वाला जो एरिया जो है ये आपका क्या है? पाकिस्तान, ठीक। अगर ये बात कीजिएगा, ये वाला जो एरिया की बात कीजिएगा, यहाँ से ये वाला एरिया ये आपका क्या है? नेपाल, ठीक। और ये वाला एरिया जो है आपका क्या है? भूटान, ठीक है ना। और ये वाला बड़ा सा एरिया क्या है? म्यांमार। अगर बात कीजिएगा तो देख लीजिए, अपना भारत का मुद्रा क्या है? रुपया, ठीक है ना। और म्यांमार का जो रुपया है वो क्या है? क्या। अगला स्लाइड, अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रोफेसर यूनुस का संबंध किस देश से है। ये अर्थशास्त्री थे और प्रोफेसर यूनुस का संबंध कहां से है? बांग्लादेश से। कहां से है? बांग्लादेश। अभी हमने आपको लोग बताया कि बांग्लादेश और बांग्लादेश की राजधानी कहां है? ढाका। और इसका जो मुद्रा क्या है? टाका है, ठीक। अगला प्रश्न अगर देखिएगा, आगे प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न अगर देखिएगा, इस प्रश्न को अच्छा से देखिए। और ये प्रश्न आपका है कि प्राथमिक कृषि साख, हाँ बहुत अच्छा। देखिए ये प्रश्न है कि प्राथमिक कृषि साख का मतलब बैंक, ठीक है ना, बैंक सीमित कृषि मतलब कृषकों को किस प्रकार का ऋण देता है, ठीक है ना। तो कैसा देता है? अल्पकालीन। यदि आप कृषि क्षेत्र से, अगर कृषि क्षेत्र के हैं, अगर बैंक से लोन जाते हैं तो बैंक अधिकतम अल्पकालीन आपको मतलब ऋण प्रोवाइड मतलब देगी और फिर उसके बाद अल्पकालीन समय उस ऋण को वापस करना होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका ये है कि जवाहर रोजगार, क्या प्रश्न है? जवाहर रोजगार पता है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आया, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन की अगर बात कीजिएगा तो जवाहर रोजगार योजना जो आया था 1989 में आया था। कब आया था? 1989 में आया था, ठीक है ना। आगे का इससे अगर 100 वर्ष अगर पीछे जाइएगा तो अगर 1885 की बात कीजिएगा तो इसमें जो है ना कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। कांग्रेस और आजादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान। आगे अगला स्लाइड, ये प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये प्रश्न है कि मनरेगा एक वर्ष में कितने दिन तक रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो इसमें देखिएगा तो 100 दिन। कितना दिन? 100 दिन, ठीक है ना। मनरेगा, ठीक है ना। हालांकि पहले इसका नाम था नरेगा, ठीक है ना, नरेगा। और इसकी शुरुआत मतलब नरेगा और इसकी शुरुआत 2005 में हुआ और इसी का नाम बदलकर 2009 में इसका नाम क्या रख दिया? मनरेगा, ठीक है ना। अगला स्लाइड देखिए। आगे का प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग बनाए हैं, ठीक है ना। इसका आंसर है 582। क्या है? 500। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग बनाए हैं, ठीक है ना। अगर बात कीजिए तो कितने? 582, ठीक है ना। हालांकि इस प्रश्न को एक बार मिला लीजिएगा। आगे का प्रश्न देखिएगा, आगे एक प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस
की अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो अगर बात कीजिएगा तो पीसी महालनोबिस, चारों ऑप्शन में भी आपका आंसर क्या है, राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय समिति का पीसी महालनोबिस ने इसकी पीसी महालनोबिस। आगे की अगर बात कीजिएगा, अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि उपभोग, यहां पर व्यय होना चाहिए, व्यय, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई व्यय है, अगर आपके बचत को जोड़ दे देता है तो आप कितना कमाएंगे, किसके बराबर हो जाएगा, आय के बराबर। इस उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है, आय कहलाता है, ठीक है ना, आय कहलाता है, ठीक है ना। निवेश का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को मतलब कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसको क्या कहिएगा, निवेश कहिएगा, ठीक है ना। आगे की प्रश्न की अगर एक बार देखिए, अगला प्रश्न, अगला जो आपका प्रश्न है कहता है, ये कहता है निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है। चक्रीय प्रभाव का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में घूम घूम कर उसी अवस्था में लौट जाना, ठीक है ना। अगर बात कीजिएगा इसका, इसमें सबसे आंसर क्या परफेक्ट क्या हो जाएगा, व्यय, ठीक है ना। यानी यह अच्छा एग्जांपल है किसका, मतलब चक्रीय प्रभाव, क्या है, चक्रीय प्रभाव, यानी बार बार घूमना, ठीक है ना। उत्पादन, देखिए एक यहाँ पर एक मतलब ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इसमें एक आएगा उत्पादन, ठीक है ना। इस तीनों टर्म को अच्छा से समझिए, एक उत्पादन है, एक उपभोक्ता आता है, उपभोक्ता, उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है कारखाना से, ठीक है ना, वस्तु का निर्माण करना, और उपभोक्ता मतलब होता है उस वस्तु को कौन यूज करेगा, उसको क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में लगाया गया, और इसके लगाने वाला जो व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। जब उन्होंने राष्ट्रीय आय का गणना किए तो उस समय मात्र प्रति व्यक्ति जो आय कितना रुपया था, 20 रुपया, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अगर विकसित है या विकासशील है, इसके पीछे साफ कारण है कि उस देश के प्रति व्यक्ति आय कितना है। जितना ज्यादा अधिक होगा वह देश उतना ही डेवलप यानी उतना ही विकसित देश होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में, देखिए निम्न में, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सहकारिता के मूलभूत तत्व नहीं है। सहकारिता का मतलब होता है कुछ समुदाय, कुछ व्यक्तियों का समुदाय, ठीक है ना, मतलब उसको सहकारिता कहते हैं। तो देखिए सहकारिता मतलब समुदाय। पहला प्रश्न है अनिवार्य सदस्य, यदि अगर अनिवार्य सदस्य नहीं होगा तो सहकारिता अच्छा ढंग से चल ही नहीं पाएगा। दूसरा कहता है तंत्रात्मक आधार, ये भी होना चाहिए, लेकिन इसमें नैतिक तथा सामाजिक तत्व इसमें मतलब शामिल नहीं होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है 40 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, आपका 40 नंबर प्रश्न जो है कहता है निम्न में कौन गैर आर्थिक संरचना है, गैर आर्थिक संरचना, ठीक है ना, गैर आर्थिक संरचना है, इसका आंसर क्या होगा, स्वास्थ्य। देखिए बच्चे, हम 40 मतलब क्वेश्चन का भी सीरीज लाए हैं, और यह जो सीरीज हर दिन आप YouTube चैनल पर सफलता स्टडी जोन पर चलेगा, ठीक है ना। आप यहां आकर यदि अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, बेल आइकन दबाइए, ठीक है ना, ताकि सारा वीडियो आप पर मतलब नोटिफिकेशन के माध्यम से चला जाएगा। धन्यवाद बच्चों, ठीक है ना।